Good morning, students. It's class 9. We are on chapter 1, History, the French Revolution, and it's part 8. Yes, as we have gone through with the chapter, and now we are on the conclusion. So, let's start with it. Napoleon Bonaparte declared himself the Emperor of France in 1804. He planned to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. नेपोलियन क्या करने लगे थे, उन्होंने स्वयं को फ्रांस का एम्परर बना लिया था 1804 में, और वो आसपास के जो यूरोपियन नेबरिंग कंट्रीज थी उनको भी कॉन्क्वायर करना चाह रहे थे, वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे थे. नेपोलियन प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप एंड ही इशूड मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम. In the beginning, many took Napoleon to be a liberator who could bring freedom for the people, but soon the Napoleon armies came to see everywhere as an invading force. Finally, he was defeated at Waterloo in 1815. अब स्टार्टिंग में जब नेपोलियन ने वहाँ के लिए कार्य करना चालू किया तो सब लोग कंसिडर कर रहे थे कि नेपोलियन एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और वो क्या करेगा, वो फ्रीडम लेके आ सकता है वहाँ के लोगों के लिए, जैसे कि उसने नियम कायदे चलाए थे. पर जैसे धीरे धीरे नेपोलियन की जो आर्मी थी वो एक तरह से इन्वेडिंग फोर्स यानी कि वो लोगों पर दबाव बनाने लग गई, उन्हें उनके साथ ज़बरदस्ती जाती करने लग गई और उन्हें परेशान करने लग गए. सो फाइनली ही वॉज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815. तो वो अब वाटरलू में 1815 में हार गया. मैनी ऑफ हिज पॉलिसीज दैट कैरीड द रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबरलिटी एंड मॉडर्न लॉज to other parts of Europe had a great impact on peoples long after he left. अब बहुत सी इसकी जो पॉलिसीज़ वगैरह थी, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ था, उनका लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, वो नहीं था तब भी. द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब लोगों में लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता और डेमोक्रेटिक राइट्स यानी जो उनके अधिकार होने चाहिए मूलभूत, वो दो चीज़ें जो थी वो आउटकम रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन का. These ideas spread from France to rest of the Europe during the entire 19th century, as a result of which feudal system were abolished in the continent. अब ये जो आइडिया था फ्रांस के रेवोल्यूशन का, वो न केवल फ्रांस पूरे यूरोप में फैला 19th सेंचुरी में, और इस तरह से इसका रिजल्ट ये रहा कि जो फेडरल सिस्टम था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया. Colonized people networked the idea of freedom from bondage into this movement to create सॉवरेन नेशन स्टेट. अब जो कॉलोनाइज पीपल थे यानी कि जो उपनिवेश बने हुए थे, वहाँ पे भी लोगों में क्या अपने राइट्स के प्रति वो जागे. टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय वर द टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्ड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रेंच. अब यहाँ पे टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जो थे वो दो एग्जाम्पल रहे हैं जिन्होंने कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था उस आइडिया पर अपना रिस्पॉन्ड किया था, यानी उस पर अपनी प्रतिक्रिया बताई थी. सो आवर चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड. नाउ कम टू द लेट्स रिकॉल सो दैट वी आर एबल टू जस्ट टू गो थ्रू विद द होल चैप्टर. उसमें दे रखा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था दैट इज़ ऑफ 14 जुलाई 1789. एंड कब से स्टार्ट हुआ था? द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल hated by everybody because it symbolized the despotic power of the king. तो सबसे पहले जो बेस्टाइल जो किला था वहाँ उसे टूटने के साथ ये स्टार्ट हुआ था. द बिगनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास affected and shook the lower class and led to the execution of king in France, followed by the revolt against the monarchy. फिर लोगों ने क्या किया, मोनार्की जो थी यानी कि जो राजतंत्र था उसके विरुद्ध हो गए. फिर इस रेवोल्यूशन ने लोगों में क्या चीज़ अपनाई, लोगों में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, समानता का भाव आया लोगों में. उन्हें ये फील होने लगा कि हमें कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए कि कौन पैसे वाला है. जो 3 स्टेट्स बताई हैं उनमें सब चाह रहे थे, थर्ड स्टेट जो थी वो चाह रही थी कि वी शुड हैव इक्वलिटी. देन कॉजेज़ बताए हुए हैं, मेनली 3 कॉजेज़ आर देयर, दैट इज़ द सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड द पॉलिटिकल कॉज. तो दीज आर द कॉजेज विच आर गिवन इन द लेट्स रिकॉल. देन जो टैक्सेस वगैरह का बताया हुआ है कि टैक्सेस जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रही थी गवर्नमेंट, ठीक है. फिर उसके बाद है कि इन 1789 जो थर्ड एस्टेट थी उसने नेशनल असेंबली बनाई. फिर
किंग को फोर्स किया अपनी पावर को एक्सेप्ट करने के लिए, जो लोकलाइट्स थे उन लोगों ने, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लेवरी जो है वो एबॉलिश हुई फ्रेंच कॉलोनी से 1848 में, एंड लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वो लोगों में सब तरह जो है वो उनमें इन्वॉल्व हो गए। नाउ ग्लॉसरी इज देयर, सो विल जस्ट गो थ्रू विद दीज टर्म्स, सो it will be easy for you to understand the chapter betterly. So that's all for the day. Thank you.